नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वास्थ्य से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम इंडिया हेल्थ में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इंडिया हेल्थ के हर एपिसोड में हम विभिन्न स्वास्थ्य से संबंधित पहलुओं पर बात करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं दांतों की समस्याओं पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडिया हेल्थ की। दांतों की बीमारियां पहले भी हर उम्र और हर वर्ग में होती थी, लेकिन वर्तमान समय में ये और भी बढ़ती जा रही हैं। सबसे ज्यादा जो समस्या देखने को मिलती है वो है दांतों में सड़न और उनका पीलापन। आज इसी समस्या के निदान पर हम चर्चा करेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीडीएस कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन, डीएसडी डिजिटल स्माइल डिजाइनिंग विशेषज्ञ, एमएफआर फुल माउथ रिहेबिलिटेशन विशेषज्ञ डॉक्टर उमा रोहरा ग्वालानी जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर। मैम, सबसे पहले हम आसान शब्दों में आपसे समझना चाहेंगे कि दांतों की जो समस्याएं आमतौर पर मरीज आपके पास लेकर के आते हैं वो क्या क्या होती हैं? मैं सबसे पहले शुरुआत यहाँ से करना चाह रही हूँ। मरीज हमारे पास समस्या ही लेके आते हैं जी, जिसका समाधान ही करना है हमें, है ना। आमतौर पर वो हमारे पास तब आते हैं जब उन्हें दांत में दर्द होता है या सूजन होती है या उनके मसूड़ों से खून निकलने लगता है, वो तब हमारे पास आते हैं। इसका मतलब जो बीमारी है वो एक प्रोग्रेसिव पॉइंट तक पहुंच चुकी है जिसमें जो प्रिवेंशन है वो नहीं हो सकता, अब क्योर ही करना है, उसका इलाज ही किया जा सकता है। तो सड़न के जो आज की डेट में हम जिस उसमें बात कर रहे हैं कि हर उम्र में हो रही है, बच्चों से लेके बूढ़े तक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चेंज हुआ है ना। हमारे खाने पीने के तरीके चेंज हुए। सबसे पहले जितने भी प्रोसेस फूड हैं वो हमारी डाइट में बढ़ गए हैं। चीज, चिप्स, चॉकलेट्स, खाना, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड जितने भी हैं ये सारे स्टिकी फूड हैं। ये आकर हमारे दांतों में चिपक जाते हैं। ठीक है, ये ब्रेड्स या कुकीज, बिस्किट्स, जितनी भी चीजें हम खाते हैं वो हमारे दांतों में चिपकते हैं, है ना। सबसे पहले हम जानते हैं एक नॉर्मल एनाटॉमी कि दांत जो होता है ना वो सीधा नहीं होता, वो आड़ी टेढ़ी आकार में होता है ताकि जो च्यूइंग है हम चबा पाए, है ना। अब आड़ा टेढ़ा जो होता है उन जगहों पर खाना फंस जाता है। अगर उसकी प्रॉपर सफाई नहीं होगी ना तो वो वहां पर एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा जिससे सड़न की स्टार्ट होती है, जिसे हम आमतौर पर डेंटल केरीज कहते हैं और नॉर्मल भाषा में हम उसे कैविटी बताते हैं। हमारे पेशेंट्स को समझ में ही नहीं आता कि कैविटी बढ़ती जा रही है। हमारे दांत की 3 परत होती है। ऊपर का पार्ट इनामेल होता है, फिर एक डेंटिन होता है, नीचे पल्प होता है। आमतौर पर जब पेशेंट आता है हमारे पास तकलीफ लेके कि यहाँ हमें दांतों में झंझनाहट हो रही है या फिर दांतों में दर्द हो रहा है, अगर दांतों में झंझनाहट है इसका मतलब दांत की जो सड़न है वो ऑलरेडी सेकेंड लेयर पर पहुंच चुकी है जी। पहली लेयर पर तो पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उनको सड़न है। वो उनको हल्का अगर बहुत अवेयर हैं पेशेंट्स, मुंह खोल के देखते हैं कि हल्के हल्का कुछ काला काला दिख रहा है, अगर उस पोजीशन पे पेशेंट देखते हैं कि कुछ काला दिख रहा है तब हम उनमें फिलिंग कर सकते हैं। लेकिन आते वो झंझनाहट लेके हैं हमारे पास, उस केस में अनप्रिडिक्टेबल होता है कि हमें उसको फिलिंग से बचाया जा सकता है कि उसमें रूट कैनाल करना पड़ता है। पेन जब स्टार्ट हो गया है इसका मतलब हमें करना ही रूट कैनाल ट्रीटमेंट है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट का नाम लेते ही पेशेंट का सबसे पहला रिएक्शन डर होता है, अरे बाप रे, RCT जिसे हमने इतना हवा बना के रखा, ये कुछ नहीं है। क्योंकि आपकी सड़न जो है वो नीचे की परत तक जा चुकी है, हमें उसमें सफाई करनी है और वो सफाई करने के लिए ड्रिलिंग होती है। वो ड्रिल करके वो पूरे पल्प को, जो नसें हैं उसे हम निकालते हैं, उसे हम कृत्रिम मसालों के थ्रू भरते हैं। फिर ऊपर का जो दांतों का हिस्सा है जो उनका खराब हो चुका है, सड़ चुका है, उसे हम आर्टिफिशियल फिलिंग से फिल करते हैं। अब क्या हो गया, अब दांतों की नसें तो निकल गई हैं, तो अब दांत क्या होता है, कमजोर हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर कंटेंट है उसका वो निकल गया, इलास्टिसिटी कम हो गई उसकी, क्योंकि नर्व्स हैं उसके अंदर, तो वो दांत ब्रिटल हो गया। तो अब वो है ना, इसीलिए हम उसमें कैपिंग करते हैं।
तो पेशेंट का जो रिएक्शन होता है, रूट कैनाल कराएंगे, फिर कैप कराएंगे, बहुत ज्यादा सिटिंग्स लग जाएंगी जी। है ना। तो इसीलिए आज की डेट में अगर हम चलें तो सबसे पहले सिंगल सिटिंग रूट कैनाल की फैसिलिटी आ गई है कि सिंगल सिटिंग पॉइंट पे जी। कि हर उम्र के वर्ग में समस्या बढ़ इसीलिए रही है क्योंकि पेशेंट सबसे पहले आने से कतराते हैं हमारे पास। मैं उस चेन को कंप्लीट करना चाहूंगी, वो आते ही इसीलिए नहीं है कि इतनी सेटिंग्स लगेगी, इतना इलाज लगेगा, ठीक है। तो इसीलिए प्रिवेंशन के लिए हमें, जैसे अभी अब दिवाली आ रही है, तो जिस तरीके से दिवाली में हम एक साल में पूरे घर की सफाई कोंटे कोंटे की करते हैं, जिस मुंह से हम दिन रात खाते हैं, जिससे चबाते हैं, हम उसके स्वास्थ्य का बिल्कुल ख्याल ही नहीं रखते। तो मेरा निवेदन आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले ये रहेगा कि हर साल एक बार कम से कम अपने डेंटिस्ट को विजिट करिए साल में, ताकि अगर कुछ इनिशियल सड़न है या कुछ तकलीफ है वो वहीं पे ही क्योर हो जाए, आपके दांतों की सफाई हो जाए, दांतों और मसूड़ों के बीच में जो पीलापन है, जो गंदगी है, निकल जाए वो, जिसके कारण आगे आपके मसूड़ों में तकलीफ ना आए। बिल्कुल। एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है, कुछ लोग बहुत ज्यादा डरते हैं इलाज कराने से। उनको लगता है कि हमारे किसी परिचित ने इलाज कराया तो पहले से ज्यादा पेन होने लग गया, दांत थोड़े से थिन हो गए। तो मैम इसमें कितनी सच्चाई है कि क्या इलाज कराने से दांतों का सिर्फ फायदे होते हैं या कुछ नुकसान भी इसके देखने को मिलते हैं? देखिए अमित जी, ये एक प्रक्रिया है ना। अब सबसे पहले पेशेंट्स क्यों डरते हैं हमारे पास आने से कि दांत सफाई कराएंगे तो दांत घिस जाएंगे और किनकिनाहट बढ़ जाएगी। ये आपका प्रश्न है कि हमारे पास जब आते हैं तो उन्हें लगता है अरे दांत सफाई कराएंगे तो दांत और घिस जाएंगे हमारे और परेशानी बढ़ जाएगी। तो ऐसा नहीं है। जैसे ये हमारा दांत है, ये उसके ऊपर मसूड़ा है, इन दोनों के बीच में गंदगी फंसती है ना। इन दोनों के बीच में जो गंदगी फंसती है हम उसे अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस के थ्रू निकालते हैं, है ना। वो मशीन एक परत, मतलब वो ड्रिल नहीं रहती है कि आपके दांतों की परत को घिसे, वो वाइब्रेशंस के थ्रू जो सिर्फ सुपरफिशियल चीजें हैं उसे वाइब्रेट करके निकाल देती है। और रहा सवाल किनकिनाहट का, वो डेफिनेटली रहेगी। क्यों? क्योंकि गम्स और दांतों के बीच में जो गैप गंदगी ने भर रखा था वो हमने निकाल दिया। तो उस रीअडेप्शन को, वापस से मसूड़ों को दांत में चिपकने में 2 से 6 हफ्ते का समय लगता है, डिपेंडिंग ऑन कितना इंटेंसिटी का आपके डिपॉजिट्स हैं। तो वो रीअडेप्शन के लिए हम उन्हें माउथ वॉशेस सजेस्ट करते हैं, उन्हें जेल्स लगाने के लिए प्रेरित करते हैं, प्रॉपर ब्रशिंग देते हैं ताकि वापस गंदगी वहां जमा ना हो। क्यों? क्योंकि अंदर जो जड़ है वो जो है वो सेंसिटिविटी उसमें रहेगी। जैसे ही पानी उन जड़ में जाएगा, आप नॉर्मल पानी पिएंगे, गर्म या ठंडा या हवा भी लगेगी ना, तो भी वो बैरियर निकल गया ना, क्योंकि आपके दांतों के बीच का जो बैरियर था वो हमने हटा दिया। तो स्वाभाविक सी बात है वो सेंसिटिविटी रहेगी। और दांत घिस गए और ढीले होने लगे, वो इसीलिए क्योंकि जो कचरे के कारण वो गंदगी, जो गंदगी के कारण दांतों में आपके दांत उससे मजबूत है, मसूड़ा और हड्डी नीचे गलती जा रही है ना। तो जैसे ही वो गंदगी हमने निकाली तो इनिशियल में 1 हफ्ता डेफिनेटली ढीलापन और किनकिनाहट महसूस होगी। ये प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को पूरे प्रोज एंड कॉन्स उसके समझा के ही हम पेशेंट को इलाज शुरू करते हैं। और उनको जो फॉलो अप 15 से 1.5 महीने के बीच में लेना रहता है वो बिल्कुल अनिवार्य रहता है। हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट करा लिया, फिर हम उसी रूटीन में आ गए। क्यों? क्योंकि वो अभी बैरियर हटा नहीं है। हम तुरंत अगर कुछ एकदम चिल्ड ले लेंगे तो डेफिनेटली हमें सेंसिटिविटी होगी ही होगी। लोग कई बार ऐसा भी सोचते हैं मैम कि हमारे दांत तो बत्ते से, अगर 1-2 खराब भी हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है? तो क्या इसका फर्क पड़ता है? देखिए, एक बुक शेल्फ है, मैं ऐसे एग्जांपल देके दूंगी कि एक किताबों का ढेर है या बुक शेल्फ है हमारा, ठीक है, ऊपर नीचे जिसके किताबें जमी हुई हैं, एक दूसरे के सहारे से ऑर्गेनाइज्ड हैं। हमने एक किताब निकाल लिया, ठीक है, बीच से एक किताब निकाली तो इधर वाली किताब इधर आएगी, इधर वाली किताब इधर आएगी, ऊपर वाली नीचे आएगी, पूरा अलाइनमेंट बिगड़ता है। वैसे ही अगर एक दांत में कीड़ा लगता है, एक दांत खराब होता है, तो पेशेंट कहते हैं एक दांत निकाल दो ना, क्या फर्क पड़ता है? तो सबसे पहला फर्क ये पड़ेगा कि जो आजू बाजू के दांत हैं वो ऐसे आएंगे, ऊपर वाला दांत नीचे आएगा, ठीक है। ये अलाइनमेंट जो बिगड़ता है, ये जो अपने को लगता है कि कुछ नहीं होता, ये सबसे बड़ा हमारा जो है ना
सोचने के लिए, मतलब हम इसके कारण पीछे हैं कि इतने दांतों में एक चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली फर्क हेड टू टो पड़ता है। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी चूइंग की जो कैपेसिटी है वो कम होगी, तो आपका चूइंग दूसरे साइड से बढ़ेगा। इस साइड से चूइंग कम होगी तो वहां पर और ज्यादा डिपॉजिट्स बढ़ेंगे, और जो गैप बढ़ता जाएगा उसमें खाना फंस के और सड़न भी पैदा करेगा। ठीक है, ये तो हुई मुंह के अंदर की बात। ठीक है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? क्योंकि दांत सिर्फ हड्डी से नहीं जुड़े हुए हैं, आसपास मांसपेशियां हैं, नसें हैं, है ना, नर्व्स भी इन्वॉल्व हैं, हर चीज अलाइनमेंट है। तो अगर हम हल्का सा भी चूइंग, देखिए दांतों को ना सबसे ज्यादा क्या चाहिए रहता है कि हम आपस में कांटेक्ट करें, है ना। वो पूरी कोशिश करेंगे कि हमें इधर से सहारा चाहिए, उधर से सहारा चाहिए, उधर से, जिस तरीके से किताबें आपस में टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। तो जैसे ही दांतों का अलाइनमेंट बिगड़ता है ना, हमारे नर्वस सिस्टम को इफेक्ट होता है। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ दांत से ही कुछ नहीं होता है। आज की डेट में माइग्रेन हम देख रहे हैं, साइटिका बढ़ रहा है, सर्वाइकल पेन बढ़ रहा है, नीचे वर्टिब्रा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हल्का सा भी हमारा चेंज, हम इस तरीके से दांतों को आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे लिए सबकॉन्शियस माइंड में वो बहुत साधारण सी बात है, लेकिन अंदर वो इफेक्ट क्या कर रहा है कि वो सीधे से माइग्रेन भी इफेक्ट, जो माइग्रेन है आज की डेट में, माइग्रेन हो गया, सर्वाइकल पेन है और साइटिका है। कई ट्रीटमेंट्स हमारी आगे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, हम दांत को सुधार के हम उनका भी करेक्शन कर रहे हैं। वन ऑफ द मेन रीजंस ऑफ पेन ऑफ अदर बॉडी पार्ट्स इज डेंटल ऑल्सो, जिसे हम नजरअंदाज करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है मैम कि लोग अपनी टंग को बहुत ज्यादा ओवरलुक कर देते हैं, तो क्या जीभ की भी उतनी ही भूमिका होती है जितनी दांत की होती है? बिल्कुल बिल्कुल, जीभ जो होती है हमारी, देखिए वो हर एक बीमारी का जो सिम्टम साइन है होती है। कभी भी आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे दिखाने के लिए, फिजिशियन के पास, वो आपको मुंह खोलने के लिए, जीभ दिखाने के लिए बोलेगा। आपकी जीभ सब बता देती है। सबसे पहले तो क्लीनलीनेस इंपॉर्टेंट है कि डेली हमको टंग स्क्रैपिंग करनी है। देखिए हमने दांतों को तो ब्रश से साफ कर लिया, लेकिन जीभ एक सॉफ्ट टिश्यू है, ऑर्गन है, उसके अंदर माइनर छोटे छोटे फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म पैपिले जिसको हम बोलते हैं, जो हमारी टेस्ट बड्स होती हैं, या सारे चीजों को एनहांस कर देती हैं। हम अगर ये जितनी ज्यादा कवर्ड रहेंगी, जितनी ज्यादा गंदी रहेंगी, वो फंगल इन्फेक्शन क्रिएट करेंगी, है ना, अंदर थ्रोट इन्फेक्शन क्रिएट करेंगी। दूसरे और भी जितने सिम्टम्स हैं, अगर उसमें रेडनेस है तो हमें पता चलता है कि हम एनेमिक हैं या कोई इन्फ्लेमेशन है बॉडी में। तो टंग जो है ना, वो भी इक्वल ही इंपॉर्टेंट रोल करती है, प्ले, जितना हमारे दांत करते हैं। जी, तो ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि हमें जीभ का भी ख्याल रखना है जितना हम दांतों का रखते हैं। मैम, अपने रूट कैनाल और फिलिंग का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया था, हम इसे डेप्थ में समझना चाहेंगे कि इसकी जरूरत कब पड़ती है, यानी कि पेशेंट को कब ये जरूरी हो जाता है कि अब रूट कैनाल करना पड़ेगा, फिलिंग करनी पड़ेगी दांतों में? जी, जैसे ही हम खाना फंसते हैं, सबसे पहला लक्षण होता है कि खाना फंसना शुरू होता है उन दांतों में। अगर आपके दांतों में खाना फंस रहा है और उसमें हल्की किनकिनाहट हो रही है, दैट मीन्स इट्स एन रेड फ्लैग, अलार्मिंग है आपके लिए कि अब आपको हमारे पास आना है, कि वो कैविटी बड़ी होने से पहले, वो नस तक पहुंचने से पहले आप हमारे पास आएंगे। अगर आपको पेन स्टार्ट हो गया है, दैट मीन्स वो डेफिनेटली रूट कैनाल ही जाएगा, उसको हम बचा नहीं सकते। लेकिन अगर सेंसिटिविटी हो रही है, खाना फंस रहा है, तो फिर हम उसे फिलिंग से बचा के उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो आगे कैविटी बढ़े ना। और रूट कैनाल की जरूरत तब पड़ती है जब दर्द बहुत ज्यादा है और पेशेंट सूजन लेके आता है, तब तो ऑप्शन ही नहीं है, हमें उसको रूट कैनाल ही करना पड़ता है। कई बार तो पेशेंट्स उस कंडीशन पे आते हैं कि रूट कैनाल भी पॉसिबल नहीं होता, वो दांत हमें निकालना पड़ता है, वो इतना सड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर सड़न ऊपर तक है तब तो हम उसे बचा सकते हैं, फिल कर सकते हैं। नीचे हम जड़ों तक अगर सड़न पहुंच गई है, तो जड़ों तक अभी तक की कोई ऐसी पद्धति नहीं आई है कि हम जड़ साफ करके मसूड़ों, मतलब कोरोनल सील बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका दांत सड़ चुका है, उस पे हमने फिल कर दिया, कैप लगा दिया, जितना अगर हमारे पास स्कोप है कि हम कैप की मार्जिन को गम्स के नीचे तक ले जाएं ताकि वापस से लीकेज ना हो, है ना। एक तो वैसे ही रूट कैनाल और सड़न से हमारे दांत थोड़े ब्रिटल होके कमजोर हो जाते हैं, तो वो बहुत मतलब इसमें लंबे हमारे प्रोटोकॉल्स हैं कि किस तरीके से हमें वो उसे रूट कैनाल करना है, कि डायरेक्ट पल्प कैप करके उसे बचाना है, कि हमें इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग करके उसको बचा सकते हैं, या फिर उस दांत को निकालना है। उसके लिए जो है ना, पेशेंट्स की अवेयरनेस ही सबसे की इंपॉर्टेंट रोल करती है। आपके सिम्टम ही सबसे, मतलब आपके सिम्टम हमें बताएंगे कि आपका, हमें दांत को फिलिंग से बचाया जा सकता है या हमें रूट कैनाल करना पड़ सकता है। जी मैम,
मैम, माउथ वॉश के लिए आप व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? क्या माउथ वॉश के जो कंपाउंड्स आते हैं वो उन्हें कंज्यूम करना चाहिए? जो ट्रेडिशनल फॉर्म है टंग क्लीनिंग का, टूथ और दांतों को साफ करने का पेस्ट, उसके साथ ही उन्हें जाना चाहिए? देखिए, मैं थोड़ी अगर बोला जाए तो ओल्ड स्कूल थॉट है मेरा इस मामले में, कि हम माउथ वॉश तभी देते हैं जब हमें कुछ क्लिनिकल कंडीशन दिखाई दे रही है, कि अगर पेशेंट के गम में ब्लीडिंग है या स्वेलिंग है या कोई गम में इन्फ्लेमेशन है, रेडनेस है, तब हम उसे माउथ वॉश यूज करने बोलेंगे। या हमें ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दांत निकाला है हमने या कोई प्रोसीजर किया है, जब हमें एक्स्ट्रा स्टेराइल एनवायरनमेंट देने की जरूरत है, तब हम माउथ वॉश का इस्तेमाल करने बोलते हैं। अगर रूटीन में कोई, मतलब मेरे पेशेंट्स आते हैं तो मैं इतना बोलती हूँ कि हमें गुनगुने पानी में नमक डाल के अगर हमने हफ्ते में 2 से 3 बार रेगुलर भी कुल्ला कर लिया तो वो भी इनफ है। सी माउथ वॉश के अगेन पॉजिटिव पॉइंट्स ये हैं कि चलिए वो फट से क्लीन तो कर देता है, लेकिन एक ड्रॉबैक है कि उसमें जो कंपाउंड्स होते हैं वो दांतों में स्टेनिंग कॉज करते हैं, एक ब्राउन स्टेन बन जाते हैं। तो बीइंग जितना वो हमारे लिए बैरियर का काम करेगा, है ना, उससे फिर दांतों में वो चिपकने लग जाएगा। गम्स के लिए अच्छा है, एंटी कैविटी है, लेकिन फिर हमें उसके लिए हर 6 महीने में सफाई जरूर करवानी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि एक ट्रीटमेंट आपको और लेना पड़ेगा, इसलिए ट्रेडिशनल फॉर्म से वो ज्यादा हमें, वो रेगुलर यूज के लिए, मतलब वो डॉक्टर्स डेंटिस्ट रिकमेंडेड हैं, वो ही हमें यूज करना चाहिए। बाकी हम रेगुलर, अगर हमसे कोई पूछे कि अब तो नमक पानी कुल्ला करना, हल्का नमक हमारा सबसे ज्यादा वो है कि स्वेलिंग या कोई काफी इजी रेमेडी है, घर पे भी सबके रहता है, आसानी से कर सकते हैं। मैम, अगर हम खान पान की बात करें तो क्या खान पान से तो निश्चित तौर पर इसका संबंध होता ही है, तो किन चीजों से परहेज करना चाहिए कि एक हेल्दी टीथ हमें मिल पाए? जी, सबसे पहले जो बंद करने की चीजें होती हैं, जो बोलते हैं शुगर तो ओवरऑल आज की डेट में वो दुश्मन ही बन गई है, तो डेफिनेटली दांत के लिए भी है ही। उसके अलावा स्टिकी फूड सारे आपके, इसमें कुकीज आ गए, बिस्किट्स हैं, ब्रेड हैं, चीज हैं, चिप्स हैं, चॉकलेट्स हैं, जितने भी, मैं तो ये च से वर्ड इसीलिए यूज करती हूँ, जितने च है कि सारे चिपचिपे हैं, है ना, ये जितने चिपचिपे हैं वो दांत में चिपक के आपको हमारे पास चिपकाएंगे, है ना। तो इन सब से हमें परहेज करना चाहिए ताकि ये आपको नुकसान न कर सकें। और जितना रॉ फूड खाएंगे, सैलेड्स है, या जितना फाइब्रस फ्रूट खाएंगे ना, वो बल्कि जो हमारे ग्रूव्स में जाके ना, वो बल्कि जो और डेब्रीज जो चिपके रहते हैं, जो प्लाक रहता है, उसको निकालते हैं। जो हार्ड फूड होता है ना, वो उसको निकालने में भी मदद करता है। और रहा सवाल जैसे रेगुलर मेंटेनेंस के लिए खाने पीने की चीजें, जो माउथ फ्रेशनर्स अपन लेते हैं, या मुखवास खा लिया हमने, तो मुखवास भी लेते हैं तो वो उसमें क्या होता है, शुगरी आ जाता है आजकल, मीठा ही रहता है, तो वो भी बहुत ज्यादा हम नहीं रेकमेंड करते हैं कि आप इस तरीके की चीजें लें। मैम, क्या ऐसा कोई टाइम पीरियड होता है कि इतना वक्त हो गया तो एक डेंटिस्ट से हमें रूटीन चेकअप करा ही लेना चाहिए? बिल्कुल, 6 महीने हम बताते ही हैं कि 6 महीने में बिल्कुल आपको डेंटिस्ट के पास विजिट करना ही चाहिए। और नहीं तो जिनके एकदम हेल्दी टीथ हैं वो साल में भी आए, लेकिन जिनके थोड़े की हैं कि दिख रहा है ना, बहुत सारी चीजें दिखती हैं, व्हेन यू स्माइल आपको दिखते हैं कि हमारे दांत पीले हो रहे हैं या हल्के कालापन आ रहे हैं, दांत धब्बे आ रहे हैं, आपको हर 6 महीने में हमारे पास विजिट करना चाहिए, ताकि हम जितने भी आपके दाग धब्बे हैं वो पहले निकाल लें और आपको आगे वो तकलीफ ना हो, वो मतलब बढ़े नहीं वो चीजें आपकी। मैम, आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, जैसे कि आपने बताया कि आमतौर पर सूजन की समस्या को लेकर, दर्द की समस्या को लेकर के आते हैं, कैविटी एक कॉमन प्रॉब्लम तो है ही, लेकिन अगर दांतों की सुंदरता हमें बढ़ानी है, खासकर आजकल हम देख रहे हैं कि जैसे कि शादी के पहले भी लोग बहुत कुछ कराने की कोशिश करते हैं ताकि फोटोज अच्छी आए, पिक्चर्स अच्छी हों, तो उसके लिए वर्तमान में आपके पास कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो कि बहुत ज्यादा मॉडर्न है? जी, इसके लिए सबसे पहले हमारे पास, अगर दांत पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि अगर उसे सिर्फ सुंदर दिखने हैं, तो हम क्या देते हैं उन्हें, ओरल प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, पूरे मुंह की साफ सफाई करते हैं, पॉलिशिंग करते हैं, और 1-2 टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर्स देते हैं, या पेंट ऑन देते हैं जिससे उनके दांतों में शाइन है। लेकिन अगर जिस पेशेंट के दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, वो हमें कहते हैं कि हमें अपने दांत शादी से पहले सीधे कराने हैं, तो वो समय के ऊपर निर्भर करता है कि अगर वो एकदम लेट आए हैं हमारे पास, कि 2-4-6 महीने हैं हमारे पास दांतों में, तो हम उसमें बहुत ज्यादा ना मोबिलिटी वाले प्रोसीजर्स नहीं कर सकते, कि उनके नेचुरल दांतों में हम चेंजेस नहीं ला सकते। फिर उसके लिए हमें आर्टिफिशियल तरीके अपनाने पड़ते हैं। बहुत से आज के स्माइल डिजाइनिंग हम करते हैं, डिजिटल स्माइल डिजाइनिंग, तो उसमें विनियर्स बहुत बड़ा एक ऑप्शन, इजी ऑप्शन आ गया कि हम विनियर्स करते हैं, पेशेंट में लैमिनेट्स करते हैं कि ऊपर उनके दांतों में वो परत के जैसे वो एकदम लग जाती है, लैमिनेट होके, और वो एक उनको स्माइल मेकओवर देती है, है ना।
और उसके अलावा आर्टिफिशियल आज के रेट में डेंटल डायमंड्स जो स्टड्स पहले लगाए जाते थे, स्टड्स अब पेशेंट्स कम लगाते हैं। अब टैटू का जमाना आ गया तो डेंटल टैटू भी आ चुके हैं हमारे पास, कि छोटे छोटे फ्लावर हो गए, रेड फ्लावर, हार्ट्स, इस तरीके से टैटूइंग के भी ऑप्शंस हैं। जी, तो बहुत अच्छी बात आपने बताया कि अभी इन प्रोसीजर्स के माध्यम से भी हम दांतों की खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो बेसिक्स हैं उसके साथ हमें जानना चाहिए कि हर 6 महीने में हमें एक डेंटिस्ट के पास में विजिट करना है, अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है और कोशिश करना है कि जितने भी चाह वाली चीजें हैं उनसे हम दूरी बनाए रखें ताकि दांतों पे चिपचिपापन ज्यादा ना हो। और मैम कोई एक्सपर्ट एडवाइस जो इस शो के आखिर में आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहेंगी? अमित जी, ये जो एक्सपर्ट एडवाइस आपने बोली, मैं 2 मिनट रुकी जरूर, क्योंकि ये एक्सपर्ट नहीं है, ये बहुत बोरिंग एडवाइस लगेगी हमारे पेशेंट्स को। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है वो है दिन में 2 बार ब्रश करना, रेगुलर फ्लॉसिंग करना। ये हर कोई बोलता है, जितना हम इजीली उसको बताते हैं उतना ही टफ है डेली रेगुलर लाइफ में इम्प्लीमेंट करना। दिन में सुबह जब हम उठते हैं तब ब्रशिंग करना है और रात को ब्रशिंग करना है। उसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ऑयल पूलिंग जो होती है वो सबसे अहम भूमिका निभाती है। कि सवेरे उठ के जैसे ही एक 10 ml या कुछ एक स्कूप भर के हम वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लिया हमने और उसे मुंह में हमने डाला और स्विश किया, उससे करीब 1.5 से 2-2.5 मिनट अपनी अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हमने उसे पूलिंग करनी है। ऑयल पूलिंग करने से क्या होगा, सबसे बड़ा फायदा हमें ये होगा, एक तो कि हमारे जो फेशियल मसल्स हैं उसकी भी एक्सरसाइज होगी, और दूसरा हम स्विश करते रहेंगे, कंटिन्यू करेंगे जितना भी स्विश कर करके, तो हर एक ग्रूव, हर एक गैप, हर एक उसके अंदर का वो दांतों में वो ऑयल जाएगा और वो पूलिंग, नाम ही इसीलिए उसका ऑयल पूलिंग है। तो जितने भी कंटेंट्स हैं, जो बैड बैक्टीरिया हैं जो हमारे गट हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, वो उसमें निकल जाएंगे उसके थ्रू। और दूसरा हमारा सलाइवा जो बोलते हैं कि वो सबसे ज्यादा सुबह का इफेक्टिव होता है, क्योंकि उसमें इतने गुड बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी गट हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। इसीलिए कई लोग सवेरे, मतलब पुरानी पद्धतियों में, ओल्ड स्कूल पे अब हम जाएं तो वो बोलते हैं कि अपनी थूक लगाइए, जहां आपको परेशानी आंखों में लगाइए, अंदर डालिए, फेस पे जहां पिंपल है वहां लगाइए, है ना। ये जितने में दिखने में, सुनने में बहुत गंदा लगता है, लेकिन ये रियली बहुत इफेक्टिव होता है। जितना हमारा सलाइवा, उसे सब पता है हमारे मुंह को कि हमें भूख लगती है तो हमारा मुंह स्मेल जो होता है, पूरे 5 प्रोप्रियोसेप्शन यूज होता है कोई भी चीज को करने में। हमें भूख लगती है तो जैसे ही उसकी स्मेल आती है हमारे मुंह में पानी आ जाता है ना। वो खुद ही हमारा ब्रेन हमें सिग्नल देता है। तो जो हमारे मुंह की लार है ना, वो उसमें सारा पीएच और ये वो एसिडिक चीजें सब मेंटेन होता है। तो सुबह का जो पहला होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑयल पूलिंग बहुत इफेक्टिव है ना। रेगुलर ब्रशिंग, फ्लॉसिंग तो इम्पोर्टेंट है ही है, माउथ वॉश हफ्ते में 1 दिन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ऑयल पुलिंग जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसे हमने ऑयल पुलिंग कर ली तो क्या इसके बाद हम ब्रश कर सकते हैं? बिल्कुल, इसके बाद ब्रश कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कुछ समय का गैप हमारे पास, और भी सुबह और भी बहुत सारी चीजें रहती है करने के लिए। मीनवाइल हमने थोड़ा गैप ले लिया, तुरंत हम एक वॉक करके आ गए, या 5 मिनट का गैप ले लिया, हमने पानी पी लिया। यूजुअली मतलब अपना अपना तरीका है, ऑयल पूलिंग करके थोड़ी देर वॉक करके हम पानी पी लिए, तो वो जो बैक्टीरिया है ना, कई बार वो हमारे गट में पानी पीने से चले जाते हैं। वो अंदर पानी, बिना ब्रश किए पानी पीना इफेक्टिव होता है। क्योंकि वो सलाइवा में जितने कंटेंट्स हैं ना, वो हमारे पेट में भी क्लेंजिंग का काम करते हैं। तो फिर हम थोड़ी देर रुक के वॉक करके फिर आके अपना रूटीन में ब्रश कर सकते हैं। तो आज हमने इंडिया हेल्थ में बात की दांतों की समस्याओं पर। हमने जाना कि दांतों की आम समस्या किन कारणों से होती है और इसका निदान क्या है, और इस विषय पर हमें डॉक्टर उमा रोहरा ग्वालानी जी ने जानकारी दी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो पर आकर दर्शकों को इस विषय पर जरूरी जानकारी देने के लिए। इसी के साथ इंडिया हेल्थ में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।